चलो, तो लास्ट क्लास में मैंने मिनिमम डेरिवेशन वाला डेरिवेशन कंप्लीट करने के लिए कहा था। ठीक है, आज उसे कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें तो पता ही है आप लोगों को। एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और डेविएशन डेल इज इक्वल टू कितना होता है, I प्लस ई माइनस एंगल ए। यही करा था। चलो, तो मैं ये सारी कहानी तो हटा रहा हूँ यहाँ से और नई कहानी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो बच्चों, एक चीज़ पहली बात बताओ, हम लोग जानते हैं कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एंगल आई इज इक्वल टू ई। तो अगर मैं इससे मिनिमम डेविएशन डेल एम निकालूं तो वो कितना आएगा, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए, दैट इज R1 प्लस R2 भी बोल सकते हैं। तो ये देखो, आई और ई तो बराबर है, तो क्या मैं इसको 2i लिख सकता हूँ। अब बात रही एंगल ए के पार्ट्स की, तो एंगल ए के जो पार्ट्स थे वो थे R1 प्लस R2। ज़रा स्नेल्स लॉ लगा के चेक करें अपन क्या आता है। तो देखो, एयर से लाइट रे कहाँ गई, ग्लास में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू एयर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ग्लास इंटू साइन R1। पहली सिचुएशन के लिए लिखा जा सकता है। और दूसरे सिचुएशन के लिए मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं इन दोनों के लिए कंपेयर करूं तो म्यू ए, एयर के लिए साइन ई लिखना चाहिए था, और साइन ई की जगह अगर साइन आई लिख दूं तो कोई दिक्कत। एक ही बात है, आई इज इक्वल टू ई है अपने पास। और इज इक्वल टू ग्लास के अंदर मैंने देखा तो म्यू ग्लास इंटू अंदर क्या है, साइन R2। ज़रा दोनों की शक्ल मिलाओ, सब कुछ बराबर है R1 R2 को छोड़कर। तो क्या ये R1 इज इक्वल टू R2 भी आ जाएगा? चाहो तो रेशियो निकाल के चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल रहा है इन दोनों से R1 इज इक्वल टू R2, और इसको मैंने मान लिया R। ठीक है, ऐसा मान लिया। अब इसको उठा के डेल एम के फॉर्मूले में चिपकाते हैं। तो देखो, डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस, अच्छा यहाँ से देखो एक और चीज़ आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो। R1 और R2 दोनों बराबर हैं, तो एंगल ए कैन बी रिटर्न एज 2r। और मैं यहाँ से अगर देखना चाहूँ तो क्या मैं इसको R इज इक्वल टू एंगल ए बाई 2 नहीं बोल सकता? R की जगह एंगल ए बाई 2 बोल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने इसे एंगल ए ही रहने दिया, डेल एम को। ठीक है, एंगल ए रहने दिया। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर लाइट रे एयर से ग्लास में जाती है तो कैन आई राइट इट एज साइन आई अपॉन साइन आर, लिखा जा सकता है। अब देखो, आई मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, आर मेरे पास उस इक्वेशन से, दोनों के उठा के वैल्यू रख सकते हैं। दोनों की वैल्यूज रखते हैं निकाल के। देखो, तो यहाँ से आया आई इज इक्वल टू डेल एम, ये इधर चला गया तो प्लस हो गया एंगल ए डिवाइडेड बाय 2 दोनों में आएगा। ठीक है, ये एंगल आई आ गया। दोनों को उठा के इसमें चिपका दो और देखो क्या निकल के आया, साइन डेल एम प्लस एंगल ए बाई 2 अपॉन साइन एंगल ए बाय 2। ये तो एक्चुअली में प्रिज्म के मिनिमम डेविएशन का जो अपना फॉर्मूला है, रिलेशन है, वो होता है। पर मिनिमम डेविएशन होगा कितना, आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछेगा वो थिन प्रिज्म में। थिन प्रिज्म में ये क्या होगा, थिन प्रिज्म क्या होता है बेटा, जहाँ पर ये एंगल आई बहुत कम हो, एंगल ई बहुत कम हो, ऐसी वैल्यूज़ के आसपास। ठीक है ना, एंगल आर बहुत कम हो, जहाँ पर कुल मिला के मैं एक बात लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। वो कहानी होती है थिन प्रिज्म की। तो फॉर थिन प्रिज्म क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग, साइन आई
इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई और साइन आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर। बस वैल्यूज उठाकर बस इसमें क्या कर दो, साइन साइन गायब कर दो, तो मेरे पास म्यू एयर टू ग्लास इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, डेल एम प्लस एंगल ए बाई टू डिवाइडेड बाय एंगल ए बाई टू। 2 से 2 कट गया। और अब यहाँ से डेल एम की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो देखो ये क्या निकलता है, इस एंगल ए को इधर चिपका दिया, तो डेल एम प्लस एंगल ए इज इक्वल टू ए म्यू जी एंगल ए। कोई दिक्कत? अब इस एंगल ए को उधर सब्सट्रैक्शन में भी डाल दें, तो डेल एम इज इक्वल टू एंगल ए मैंने इन दोनों में से बाहर लिया, अंदर बचा ए म्यू जी -1। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इस फॉर्मूले पे फॉर थिन प्रिज्म। और मिनिमम डेविएशन कितना होगा। अच्छा एक और बात यहीं पे देख लो बेटा, जैसे जैसे अपन लोग ये एंगल बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे ये वाला एंगल बढ़ाते जाएंगे, एंगल आई को मैंने क्या किया, शुरू किया 90 डिग्री के आसपास से, धीरे धीरे बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, क्या ये डेविएशन बढ़ता जाएगा डेल। लेकिन एक कंडीशन आने के बाद जब ये मैक्सिमम पहुंच जाता है, कब मैक्सिमम पहुंचता है, जब आई इज इक्वल टू ई होता है, उसके बाद अगर आप और बढ़ाते हो तो फिर से डेविएशन कम होने लग जाता है। तो इसका जो ग्राफ निकल के आता है वो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ये है डेल और ये है एंगल आई मान लो आप लोग। तो ये मिनिमम मिलता है यहाँ पर, इस पॉइंट पे मिनिमम डेविएशन, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी आई की, ई के बराबर, तभी मिनिमम डेविएशन मिला है। इसके अलावा आप एंगल कम करोगे तो भी ज़्यादा, एंगल बढ़ाओगे तो भी ज़्यादा। क्लियर, सिंपल। चलो अब छापना है आप लोगों को। यही किया था सबने पूरा? नहीं किया था, ये पहले से रेस लगा रहा है। हाँ वो थिन प्रिज्म वाली कहानी, जब भी क्वेश्चन में थिन प्रिज्म लिखे तभी ये काम करना, वरना मत करना। आज मुझे बड़ी खुशी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ रहा है कि इस चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो गया। ज़्यादा बड़ा थोड़ी सा चैप्टर, अभी तक थोड़ी बड़ा लग रहा है चैप्टर। कितने लेक्चर हो चुके अपने इसके? 8वां लेक्चर है आज, तो भी काफ़ी जल्दी हो गया। 16 लेक्चर 17 लेक्चर के आसपास ख़त्म हो जाएगा। अगला भी इजी है। मैंने क्या कहा, रे ऑप्टिक्स एक्चुअली में बच्चों को गड़बड़ इसलिए हो जाता है कि पेशेंस नहीं रखते। पेशेंस रखेंगे, तुम एक बात आप पेशेंस के साथ कर रहे होते तो कहीं पे भी क्या मैंने कुछ रॉकेट साइंस किया है, बेसिक बेसिक चीज़ें, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगती है इसमें, कुछ खास होता ही नहीं। फिर दूसरा क्या होता है, बच्चों को झुंझलाहट आ जाती है जैसे ही वो कर रहे होते, क्या नाम से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली स्नेल्स लॉ वाली कहानी लगाते हैं तो झुंझलाहट आ जाती है, अरे यार क्या बार बार ये लगाना पड़ रहा है, और उसमें गलती करते हैं फिर। तुम आज फिर एक गधों की रेस वाली टी शर्ट पहन के आए हो, रेस डे। अच्छा गौरांगी मानसी बेटा, क्या चल रहा है हम लोग के जीवन में? मैसेज मत करना, अनम्यूट करके बोलना। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है दोनों तक? अभी अभी बोला मैंने, मैसेज मत करना, अनम्यूट करके बोलना।
तुम लोग के स्कूल में क्या चल रहा है? स्कूल स्कूल खत्म हो गया ना एग्ज़ाम? चलो कुछ एक फालतू फालतू क्वेश्चन करना चाहोगे? है श्रद्धा? प्रिज्म के एक आध फालतू फालतू क्वेश्चन करवा देता हूँ। लिखो क्वेश्चन। अ प्रिज्म हैज refracting angle, a prism has refracting angle equal to pi by 2. It is given that gamma is the angle of minimum deviation and beta is the deviation of the ray entering at grazing incidence. Prove that, जो प्रूव दैट में मैं टर्म लिखवा रहा हूँ इसे स्टार मार्क कर लेना। साइन गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। साइन गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। ये एज अ शॉर्टकट यूज हो सकता है, ठीक है? ये हमेशा ट्रू होता है। चलो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया मैंने, आसान सा, ट्राई मारो। 15-20 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं। एक क्वेश्चन में सब कुछ आ गया। ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब, तो बेटा पहले देखो, ऐसे अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, ऐसे करो 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 करो, पहले करो। हाँ, ऐसे खुद की गाल पे बजाओ, इसको आवाज़ आनी चाहिए। बेवकूफ़, ग्रेजिंग पहले मैंने देखो प्रिज्म में सबसे पहला काम ग्रेजिंग करवाया है, नालायक। फिर सही में नहीं याद? ये पढ़ क्या थ्योरी? प्रिज्म में पहला पहला बताया था ना ग्रेजिंग वाला, कि जब उस पर ओवरलैप कर जाती है, क्रिटिकल एंगल एक तरह से समझो तुम। देखो पहला पहला वही दिखा, मिली कंडीशन। करो। अच्छा, ये नोट्स नहीं लाया होगा? हाँ नहीं लाया होगा ना, हाँ गुड। बनाई नहीं उसने बेचारे ने, अभी तक सोच रहा बना लूँ बना लूँ। कॉपी नहीं खरीदी ना, देखो देखो ये गरीबी। पिछले 10-15 क्लास से वो कॉपी खरीद रहा है, रोज भूल जाता है। हाँ मैं समझ रहा हूँ।
अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प कर दूँ आप लोगों की। सबसे पहला वर्ड इसने दिया हुआ है प्रिज्म हैज़ रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसका मतलब क्या दिया हुआ है उसने? इसने आपको एंगल ए दे रखा है, प्रिज्म एंगल है ये, क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टिव एंगल का सम यही होता है ना। तो यानी इसने एंगल ए दे दिया आपको 90 डिग्री, और डेल मिनिमम की जगह दे रखा है इसने गामा। देखो ध्यान से। और हाँ, बीटा तो तुम जानो। क्या क्या गुड़िया नहीं हो रहा? करो, ट्राई करो। तुमसे ही उम्मीद है मेरे को, तुम करोगे। मेरी स्केल कहाँ है? हाँ, क्या चीज़ मानना है? नहीं, थिन प्रिज्म मत मानो। थिन प्रिज्म जब तक नहीं लिखा हो ना तब तक मत मानना। मनवा दिया थिन प्रिज्म, जब तक नहीं दे रखा हो नहीं मानना। कहाँ रह गए? आ रहा है कुछ समझ में आज? लास्ट क्लास थोड़ी ली थी ऑप्टिक्स वाली भी। कहाँ गायब थे इतने दिन से? बेटा एटलीस्ट क्लास आया करो। ऐसे बातों का हवा मत उड़ाओ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। कुछ हमारी विजुअल मेमोरी होती है ना, वो ज़्यादा अच्छी होती है। एक बात बताओ, लास्ट मोमेंट पे क्या खुद को वापस रिपीटर ऑफ क्लास 12 देखना चाहते हो? कभी सोच के देखो ये बात। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। तो आपकी पोजीशन अभी कहीं ना कहीं वहीं लाई कर। अब आप खुद सोच लो, नहीं उठोगे तो फिर गिर जाओगे परमानेंट। आई, बेटा इंसिडेंस बोला उसने, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो एंगल आई 90 है। कैसे, कौन सी सेम कंडीशन हो गई? एक सेकेंड। बेटा कुछ बच्चे नालायक हो चुके हैं, मैं डायग्राम बना के दोनों बातें बता देता हूँ, नहीं तो फिर
गाना बंद हो गया यार चलते ही। हाँ गुड़िया। हाँ हाँ गेट आउट। अच्छा एक बात बताओ, थिन प्रिज्म की कंडीशन लगा कैसे रहती है? ये 90 डिग्री दे रखा है तुम्हें, कहाँ से लगा दिया थिन प्रिज्म? ये लगा रहा था, लगवा तुम रहे थे उसको। थिन प्रिज्म लगा, थिन प्रिज्म। मैंने बहुत हेल्प कर दी तुम लोगों की। यही तो है मेन कहानी, आधों को तो यही समझ नहीं आया कहानी क्या है। आप कहानी क्लियर है? अब तुम लोग को प्रूफ करना था क्या, साइन गामा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। करो प्रूफ। साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन गामा। अरे वही तो गेम है। मैंने क्या कहा, बहुत टेस्टी, आराम से 15-20 मिनट लगाओगे। कोई जल्दी नहीं है मुझे, मैं आराम से वेट कर रहा हूँ। आज के मेरे पास ज़्यादा टॉपिक्स नहीं, आज एक रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ाना है मुझे बस। एक क्वेश्चन ये करवा के फिर फाइट विद द क्वेश्चन। साइन में अंदर गामा बैठो आ गया। अरे वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तुम बोलो। लेके आओ कॉपी, लेके आओ मेरे पास, देखो मैं यार क्या किया है। हाँ हाँ हाँ। ये पहला कंडीशन तुमने कौन सा सॉल्व किया है? बीटा इज इक्वल्स टू के बराबर हो गया, ये पाई बाई 2 थे, ये भी 90 होगा। ठीक है। तो साइन बीटा ये आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा ही आ गया। साइन स्क्वायर बीटा की फिर अब म्यू, एक मिनट, बीटा इक्वल टू ई के बराबर किया था, ये कैसे निकला तुम्हारा? ये अपना वो वाला रिलेशन है, क्रेजिंग इंसिडेंस का आपने निकाला था। हाँ। साइन है ये तो पाई बाई 2 है 1, ये 0 हो जाएगा, तो साइन ई इज इक्वल टू रूट। ठीक है, तो साइन बीटा तुम्हारा हो गया ये। ठीक है, फिर आगे। फिर म्यू अपना ये डेल्टा मिनिमम वाला कंडीशन लगाई। ठीक है। यहाँ से ये पूरा साइन का टर्म सोल्व करवा के म्यू ये आया,
फिर इसका स्क्वायर बोथ साइड्स कर बस दिया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक बालक ने तो आंसर निकाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ वही बस लास्ट में छोटा सा ट्रिक था, ट्रिग्नोमेट्री, बस वही छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री का गेम था, बस क्वेश्चन खत्म। अच्छा ज़रा देखो, ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए क्या मैंने कोई फॉर्मूला लिखवाया है, सॉल्व करवाया मतलब? देखो ज़रा, प्रिज्म का पहला पहला डेरिवेशन आप लोगों ने सॉल्व किया, मैंने भी नहीं करवाया, आप लोगों ने करके बता रहे। तो साइन ए रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन प्लस सॉरी माइनस कॉस ए, ऐसा कुछ निकाला था? तो ज़रा बोल के बताना मुझे क्या था। हाँ बेटा बोल सकते हो क्या था? साइन ई इज इक्वल टू साइन ए रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन, माइनस था प्लस था? माइनस कॉस, यही था। ज़रा देखो एंगल ए पता है आप लोगों को 90 डिग्री, क्या साइन ई की वैल्यू निकाल सकते हो? साइन ई की वैल्यू निकालो। तो साइन ए साइन 90 1 रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन और माइनस ज़ीरो, तो यहाँ से मेरे पास निकल के आया साइन ई बराबर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन। अच्छा ज़रा देखो, ई को ही मैंने बीटा के बराबर दिया हुआ है आपको, एंगल ऑफ इमरजेंस बीटा के बराबर है, यही बोला है। तो यानी इसी बात को अगर मैं साइन बीटा लिख दूँ तो कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा। दिस इज़ माई इक्वेशन वन, इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब ज़रा इस इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं डेविएशन के लिए फॉर्मूला बनाऊँ तो मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस एंगल ए बाई टू, अच्छा मैं इन सबकी वैल्यूज़ बाद में रख दूंगा, चलो, डिवाइडेड बाय साइन एंगल ए बाई टू, आज ही निकाला है अपन ने ये, है ना, वैल्यूज़ चिपकाते हैं। एंगल ए 90 डिग्री है और ये कितना दे रखा है, गामा, तो साइन गामा प्लस 90 बाई टू अपॉन साइन 45, साइन 45 इज 1 बाई रूट टू, इसको इधर भेज दें म्यू के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया बच्चों म्यू अपॉन रूट टू इज इक्वल टू साइन गामा प्लस 90 बाई टू। अब ये मुझसे सॉल्व करना नहीं आ रहा, कैसे कर सकते हैं, कोई है दिमाग में आइडिया? साइन इनवर्स में भेज दूँ तो साइन ए प्लस बी चिपका दूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं? अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर 45 हो जाएगा, फिर मैं डायरेक्ट गामा बाई टू और 45 चिपकाने वाला हूँ। तो म्यू बाय रूट टू, साइन ए प्लस बी लगाऊंगा बच्चों तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी, तो साइन गामा बाई टू कॉस 45, दैट इज कॉस 45 और साइन 45 1 बाई रूट टू आने वाला है, ठीक है, प्लस कॉस गामा बाई टू कॉस गामा बाई टू इंटू 1 बाई रूट टू, यही आएगा। देखो दोनों तरफ से 1 बाई रूट टू कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास बचा साइन गामा बाई टू प्लस कॉस गामा बाई टू इज इक्वल टू म्यू। अब क्या करें? अरे वाह, अब सारे समझदार हो गए। ये पहले हो गए होते तो बात ही खत्म हो जाती। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर करें तो देखो म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर गामा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर गामा बाई टू प्लस 2 साइन गामा बाई टू कॉस गामा बाय, कोई तकलीफ? अच्छा देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 0, हंस गए, तो 1 होता है, इस 1 को इधर चिपका दूँ तो यहाँ बन गया म्यू स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा होता है तो क्या मैं इसको साइन गामा लिख दूँ? इसकी शक्ल देखो, क्या इक्वेशन 1 से मिल रही है कहीं ना कहीं?
तो अगर मैं इसमें इधर रूट करूँ तो इधर भी रूट आ जाएगा। एक बार के लिए रूट लगा देता हूँ, इधर रूट तो इधर भी रूट। अब ये इक्वेशन 1 के बराबर शक्ल मिला रहा है, मतलब मैं लिख सकता हूँ साइन बीटा बराबर रूट ऑफ साइन गामा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, साइन स्क्वायर बीटा बराबर साइन गामा। इसे डायरेक्ट एज अ ट्रिक याद रखना। कई बार क्वेश्चन देगा आपको मिनिमम डेविएशन की कंडीशन उसके साथ ये निकल रही थी, प्रिज्म एंगल कुछ था, देन आफ्टर बताओ कि साइन बीटा की वैल्यू मतलब ग्रीजिंग एंगल के साथ क्या निकलेगा, तो डायरेक्ट फटाफट निकाल देना, सोचना ही मत, आंखें बंद करके निकाल देना। ठीक है, सॉल्व करने मत बैठ जाना वरना सॉल्व भी करते रह जाओगे। क्लियर, समझ आया हाँ या ना? पक्का? बहुत से बच्चों ने इसे खुद कर लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर। और शायद अब ऑप्टिक्स से ये लग रहा होगा, कहीं ना कहीं ये फील आ रहा होगा फालतू ही डरते थे। इस क्वेश्चन से नहीं, इससे पहले। साथ साथ छाप लिया, फंसा रहा है तुम्हें। चलो कर लो कर लो कर लो, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। अच्छा, वैसे एक बात मैं बताना भूल गया, बोर्ड में ये क्वेश्चन ना के बराबर मान के चलना आने के चांस। और धीरे बोलो बेटा कि मन की आवाज़ मन में रहे। हाँ, तो मैं पूरा फिर सॉल्व करके निकालना पड़ेगा उसे। आ जाओ सॉल्व करवाते हैं, इधर आओ तो सही। क्या आलस खाते रहते हो, पढ़ना आता है थोड़ा सा, इसमें से पढ़ लो ये कहानी पूरी। फर्स्ट डेविएशन डेल्टा 1, सेकंड डेविएशन डेल्टा 2, ये तो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ये R2 के बराबर होगा। तो इसने बेचारे ने बड़ी मेहनत कर कर आके कहाँ पे प्रूफ किया है, कहाँ मर गया ये रहा। चाहो तो तुम प्रूफ कर सकते हो, मेरी तरफ से मना नहीं है। बीटा एक्चुअली में उसका डेविएशन एंगल ही है, हाँ एंगल ऑफ डेविएशन ही है इसका भी, पर वो ई के बराबर हो जाता है। ठीक है, होने के लिए तो यहाँ पर डेविएशन डेल के बराबर ही है। ठीक है, और गोवा काजू सेंटर ललिता पवार, ललिता पवार नहीं जानते? जानते हो, सोशल वर्कर थी आई गेस ललिता पवार, देखने दो एक बार। शी इज ललिता पवार। अरे रामायण में मंथरा का रोल किया था ना। डन हो गया। तो अब ज़रा कॉपी के पन्ने पलटो ज़रा सा और देख के बताओ कि क्या पार्ट 1 ऑप्टिक्स का समझ आया हाँ या ना। कहीं पे कोई तकलीफ लग रही हो तो प्लीज़। अच्छा इसकी कॉपी रहने दो, मत देखो। अब दूसरा पार्ट तो कतई समझ नहीं आएगा, ऑप्टिक्स में ये समस्या है। नहीं होगा बेटा, सीक्वेंस चाहिए होता है। हाँ गेट आउट गेट आउट। बोर्ड में वैसे तो नहीं आने चाहिए, पर
CBSE अगेन, मैं कुछ कह नहीं सकता, वो आजकल इसी टाइप की चीज़ें करवा रहे हैं। तो आप ऐसा श्योर हो कि मत जाना कि नहीं आएगा, आ सकता है। क्या हो गया? अच्छा, फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में सेकंड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है? फर्स्ट पार्ट बहुत इजी था, सेकंड पार्ट मुश्किल सिर्फ और सिर्फ तब रहेगा, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ, अगर उन्हें ध्यान रखोगे तो नहीं होगा मुश्किल। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो मैंने एक ब्रैकेट बना के डब्बा याद करवाया था, वो अगर याद रहेगा ना आपको, बिल्कुल मतलब दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए डब्बा। अगर वो डब्बा बैठा हुआ है तो कहीं नहीं अटकोगे, और वो डब्बा नहीं बैठा हो तो फंसते रहोगे बार बार। दूसरा, अब यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आएंगे फॉर्मूले लर्न करने के, यहाँ पर आपको फार्मूले भी याद करने पड़ेंगे थोड़े से। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कम से कम में करवाऊँ, पर फिर भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है? क्या पूरा पार्ट स्मूथली अच्छा गया है फर्स्ट पार्ट? तो चलो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पार्ट सेकंड अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और टॉपिक का नाम लिखो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है? चलो स्टार्ट करें, एक बार उसको बालक को आ जान दो त्रिशूल। थोड़ा सा आप लोगों का आइडिया देता हूँ बेटा। देखो बाहर कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं रखने वाला हूँ μ1, और अंदर कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा होगा μ2। वैसे मोस्टली ये ग्लास सरफेस होता है और ये एयर सरफेस होता है, बट अभी के लिए मैंने μ1 μ2 नाम दिया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से लाइट रेज अंदर जाने वाली है, एंड मुझे देखना है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कहाँ क्या रिलेशन बनता है, क्या फॉर्मूला बनता है इसके इमेज और ऑब्जेक्ट में। देखो इससे पहले आप लोगों ने मिरर के लिए पढ़ा था, मिरर अकेला एक सरफेस था जो रिफ्रैक्शन कर रहा था, रिफ्लेक्शन कर रहा था। अब पहली बार आप एक ऐसा सरफेस पढ़ने वाले जो रिफ्रैक्शन करेगा। पर दूसरी बात नोटिस करो, इसमें एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में जा रही है। आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स, लेंस की शुरुआत पढ़ रहे हो, लेंस की शुरुआत यहीं से होती है। लेंस से एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसमें यहाँ पर भी एक स्फेरिकल सरफेस होगा, ठीक है? दो स्फेरिकल सरफेस से बना होगा, ये सिंगल स्फेरिकल सरफेस है। इस मीडियम के अंदर लाइट रे आएगी तो क्या होगा, मैं इसके बारे में निकालूंगा। अच्छा देखो, ऐसा कुछ आपने पहले पढ़ा है क्या? यस, आपने प्लेन सरफेसेस के लिए पढ़ा है, लाइट रे प्लेन सरफेस के अंदर जा रही थी, याद है? ग्लास सरफेस के अंदर एंटर कर रही थी लाइट रे, ध्यान है ना? तो वैसा कुछ कर रहे थे। चलो तो बेटा यहाँ ऑब्जेक्ट से पहली लाइट रे तो मैं ऐसे भेज दूँ डायरेक्ट,
अब ज़रा सोचो, इसका सेंटर कहीं ना कहीं बीच में यहाँ पर लाई कर रहा होगा, इसी के ऊपर। मैंने इसलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन बनाई आपके सामने, ठीक है। सेंटर यहीं पे लाई कर रहा है और पहली लाइट रे मैंने इसी के ऊपर भेज दी, ठीक। दूसरी लाइट रे भेज रहा हूँ, दूसरी लाइट रे कुछ यहाँ से गई ऐसे, और एक मीडियम से अगर लाइट रे दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा बेचारे के साथ? बेंड करेगी। किसके अबाउट? नॉर्मल के अबाउट। मैंने ये बनाई है नॉर्मल लाइन। देखो, जो स्फेरिकल सरफेस होगा उसका नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल लाइन है। तो बताओ बेंडिंग किस तरफ होनी चाहिए? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलो टुवर्ड्स द नॉर्मल अपन बेंड करा देते हैं। ये कुछ ऐसे बेंड कर गई, यहाँ से निकल गई, और आप नोटिस करो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया दोनों लाइट रे का। एक तो सीधे जा रही थी बिना बेंडिंग के, और दूसरी ये लाइट रे बेंड होके आई तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया, मतलब यहाँ पर इमेज बन रहा था। अब नोटिस करना, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज इमेज बन रही है, ठीक है ना। अपने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लिया था। कुछ एंगल्स के मैं नाम देने वाला हूँ। इस एंगल को नाम देता हूँ अल्फा, इस एंगल को बीटा, और इसको मामा। अल्फा, बीटा, मामा। पॉइंट्स के भी नाम दे देते हैं। लेट अस से दिस पॉइंट इज P, पोल, ठीक है। 1 मिनट के लिए पोल नाम दिया, और इसको क्या नाम दे दूँ? N नाम दे दूँ। चलो N नाम दे दिया। आई गेस सबके नाम मिल चुके हैं, ठीक। तो मैं लिखना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली इक्वेशन। अच्छा, ये एंगल R होगा, मानते हो? तो क्या मैं μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R लिख सकता हूँ? बोलो। पहली बात तो इजी, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका एंगल, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका एंगल। क्या हो गया विराज? सस्पिशियस वे में देख रहे हो तुम, सब ठीक? चलो, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसका एंगल। अब मुझे आई और आर के रिलेशंस निकालने हैं अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म में। कैसे निकालें, कैसे निकालें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोगों को कुछ समझ आए तो प्लीज़ बताओ। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करो, क्या ट्राइंगल ONC आप सबको दिख रहा है? ट्राइंगल ONC और ONC का एक्सटीरियर एंगल जो है बेटा वो एंगल I है। दैट मीन्स एंगल अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू I के बराबर होना चाहिए, हाँ या ना? तो कैन आई राइट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एंगल I? ऐसे एक दूसरा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल CNI दिख रहा है सबको? CNI। तो इसमें ज़रा देख के बताओ, R इज इक्वल टू, सॉरी नॉट R इज इक्वल टू, बेटा इज इक्वल टू मामा प्लस R। और अगर मैं R निकालना चाहूँ तो क्या निकल के आएगा बेटा? बेटा माइनस मामा। इन दोनों को उठाकर अगर इसमें रख दूँ तो रख दें? पर वो रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी सिचुएशंस हम लोग अगेन पैराएक्सियल रेज के लिए कर रहे हैं, और पैराएक्सियल रेज के लिए ऑप्टिक्स में यही चलता रहेगा, ज़्यादातर जगह यही चलेगा। तो पैराएक्सियल रेज के लिए क्या मैं साइन आई इज इक्वल टू आई बोल सकता हूँ और साइन आर इज इक्वल टू आर बोल सकता हूँ, हाँ या ना? तो सीधे सीधे आई की जगह उठाकर ये रख दूँ और आर की जगह उठाकर वो रख दूँ तो कोई दिक्कत? तो मैं यहाँ पर सिचुएशन लिख रहा हूँ फॉर
साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। तो ये दोनों सिचुएशंस क्या बन जाएगी, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, और आई और आर की वैल्यू मैंने वहाँ से पीछे से चीटिंग करके फिर से चिपका दी। तो मेरे पास म्यू वन आई की वैल्यू थी अल्फा प्लस बेटा, और आर की वैल्यू थी म्यू टू बेटा माइनस मामा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो प्लीज़, सिंपल। अच्छा एक चीज़ सोच के बताओ, अगर ये पैराएक्सियल रेज हैं तो क्या ये लाइन लगभग स्ट्रेट लाइन जैसी नहीं हो जाएगी? यही तो माना था अपन ने फोकल लेंथ निकालते वक्त, जब मैंने फोकल लेंथ निकलवाई थी मैंने बोला था कि ये लेंथ लगभग ये स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती है, फिर है ना, होता है ऐसा। दैट मीन्स अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल को अलग अलग सॉल्व करूं तो क्या, आप लोग बुरा ना मानो, इस साइड को एच बोल दूं, तो क्या मैं टेन अल्फा, टेन बीटा और टेन गामा तीनों की वैल्यू निकाल सकता हूं? कितना सिंपल काम होगा। उससे पहले ज़रूरी चीज़, साइन कन्वेंशन किस डायरेक्शन में क्या लेंगे। तो देखो, अगर मैं ऊपर की तरफ साइन कन्वेंशन लूँगा तो पॉजिटिव, और इधर की तरफ तो देखो मैंने क्या कहा था, इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में हमेशा सोचना। इस तरफ की डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की, तो मैं इस डायरेक्शन का क्या लूँगा, पॉजिटिव। यही पढ़ा था अपन ने साइन कन्वेंशन। तो मैं इस तरफ इस बार लूँगा पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन लूँगा नेगेटिव। ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल, मिरर में यही करा था। तो बताओ ज़रा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हुई पोल से। आप इस तरफ मेजर कर रहे हो पोल से, तो कैसा लूँ, माइनस का यू। सेंटर की डिस्टेंस प्लस का आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इमेज की डिस्टेंस क्या लूँ, प्लस का वी। कोई दिक्कत, सिंपल सी कहानी है। तो बस अब टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा निकालते हैं, पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। देखो चलो फटाफट ट्रायंगल देखो, फटाफट ट्रायंगल देखो। ओ एन पी दिख रहा है, ओ एन पी। टेन अल्फा बताओ कितना आएगा, एच बाय माइनस यू, यही मिलेगा। टेन अल्फा इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। सेम टेन बीटा निकालो। अब मैं ट्रायंगल नहीं लिख रहा, तुम लोग देख लेना। टेन बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा विच इज इक्वल टू एच बाय आर। और टेन मामा बताओ फटाफट, तीनों की वैल्यू उठाकर वहां पर रखें। तो म्यू वन अल्फा था मेरे पास माइनस एच बाय यू, प्लस बीटा था एच बाय आर, और यहाँ पर आ गया बेटा म्यू टू एच बाय वी, सॉरी ये आर थोड़ी था, वी था, सॉरी बीटा है ना, हाँ, एच बाय आर और माइनस एच बाय वी, यही बचा। देखो एच 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 कॉमन आके कट गए सब में, ठीक है। तो अब मेरे पास जो रिजल्ट बच रहा है वो बच रहा है कुछ ऐसा, माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई आर इज इक्वल टू, सॉरी म्यू टू नहीं म्यू वन, प्लस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई आर माइनस म्यू टू बाय वी। और अगर आप लोग मुझसे नाराज़ ना हो तो कैन आई मूव म्यू टू बाई वी दिस साइड एंड म्यू वन बाई आर दिस साइड। तो मैं इसे मूव करता हूँ और वी आर, हाँ म्यू वन बाई आर कैसे कट गया,
तो म्यू टू बाई वी इधर आ गया तो प्लस हो गया, माइनस म्यू वन बाई यू पहले से था इज इक्वल टू, इन दोनों में से देखो 1/r तो बाहर आ जाएगा, तो आप क्या या एलसीएम ले सकते हो 1/r, और यहाँ पर ऊपर बचा म्यू टू माइनस म्यू वन। ये एक फॉर्मूला आपको याद भी करना है, ठीक है। तरीका बहुत आसान है, देखो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक है। अच्छा, कौन से सरफेस के लिए सॉल्व किया मैंने, ज़रा नोटिस करो कौन सा सरफेस है, कॉन्वेक्स कॉन्केव, कॉन्वेक्स सरफेस है, तो कॉन्केव के लिए निकाल सकते हो तुम लोग। तो पहले तो इसे छापो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूँ, फिर तुम लोग निकालोगे यहाँ बैठ के आराम से कॉन्केव सरफेस के लिए। हाँ, वो आपकी देख लेना, मुझे नहीं पता। तो कुछ स्कूलों में यही डेरिवेशन 15 बार करवाते हैं अलग अलग तरीक़ों से, एक बार कॉन्केव सरफेस, एक बार ऑब्जेक्ट अंदर, एक बार ऑब्जेक्ट बाहर, पता नहीं कैसे कैसे। सिंपल साइन कन्वेंशन पढ़ा तो बात खत्म, इसी में निकल जाएगा जो निकालना है। पैराक्सियल रे का कोई एग्जांपल दो बेटा, एग्जांपल नहीं, बस तुम्हें सोचना है। मैंने फोकल लेंथ पढ़ाते वक्त ये बात बताई थी कि हम लोग रेज बहुत पास में लेते हैं। देखो उसमें फोकल लेंथ जहाँ पढ़ा है ना, वहाँ पर जाके देखो, नोटिस करो, मैंने वहाँ पर इसका एग्जांपल लेके प्रॉपर समझाया है। जैसे ये तुम्हें अल्फ़ा बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना अभी फ़िलहाल, ये अल्फ़ा लेस देन 5 डिग्री होता है, 5 डिग्री से कम होता है, तो सोचो बिल्कुल सीधा से नहीं दिखेगा, वो कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, लगभग बराबर आएगा, इसलिए। आया नहीं तुम्हारा दोस्त रोटेशन पढ़ने, मैं मना कर दिया। तुमने तो अपनी बोतल में डेवलप किया इन वायरसेस को, इसी ने फैलाए, इसी ने बोतल खोल दिया होगा इधर उधर कभी। बेचारे चाइना वाले कंफ्यूज हैं, ऐसी कौन सी चीज़ बना दी यार, हमें समझ नहीं आ रही।
एक्चुअली मैं इसने कॉपी ना खरीदने के चक्कर में अपनी दूसरी कॉपी भर ली। आज खरीदवा दूँ कॉपी? मैं खरीदवा देता हूँ ना। कुछ ज़्यादा नहीं, फ़ोन ही करना है मुझे, एक आ जाएगी कॉपी घर पे खुद ही। देखते हैं। अच्छा, अब ये रेगुलर अपनी जैसे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ऑप्टिक्स की क्लास होगी जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, ठीक है? रे ऑप्टिक्स देन वेव ऑप्टिक्स। हाँ ना, संडे को अब क्यों होगी? 3 क्लासेस वैसे ही है, ये झेलना ही बहुत है तुम लोगों के लिए। अच्छा, ये डेरिवेशन बोर्ड की भी फेवरेट है, ठीक है? सीबीएसई के फेवरेट इक्वेशंस में से आता है ये। छाप लिया सबने? अभी तक नहीं छापा? इतना ज़्यादा क्या था इसमें छापने में? तुम लोगों में से आरबीएसई वाले कितने हो? 4। अपरिचित भी तो है। हाँ, 4 हो गए ना। तुम लोग के मजे हैं। क्या नहीं आता? ये डेरिवेशन तो आएगा, पर यही आएगा। तुम लोग के फिक्स है, इतने डेरिवेशंस हैं, इनमें से ही आएगा, कुछ भी इसके अलावा नहीं आएगा। और क्या क्वेश्चंस का बताता हूँ, क्वेश्चंस 4 या 5 मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स, और वो भी फिक्स पैटर्न है। मतलब मैं अगर ढंग से अगर एक दिन छुट्टी निकाल के तुम लोग का मॉडल टेस्ट पेपर बनाऊँ तो 3 पेपर बनाऊँगा, 3 में से मोर देन 60% पेपर बोर्ड में आएगा। उसके लिए मुझे बुक खरीद के लानी पड़ेगी, फिर उस बुक से बनाऊँगा, एक दिन पूरा निकालूँ। अगर तुम राजस्थान बोर्ड वालों में से, आरबीएसई वालों में से किसी की हिम्मत हो तो एक बुक आती है, आरबीएसई वालों के लिए बता रहा हूँ बस, मिस्टर जीआरपी शर्मा, साइंस पब्लिकेशन की बुक आती है फिज़िक्स की, वो ख़रीद लेना, पूरा पेपर उसमें से आता है। और पेपर भी कैसे आता है तो तरीका बता देता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर देखना, उस बुक में उन्होंने पेज नंबर दे रखा होता है, इस पेज नंबर पे यहाँ से क्वेश्चन आया है, फिर उस पेज नंबर पे जाना, एक क्वेश्चन उसके ऊपर का, एक क्वेश्चन उसके नीचे का पढ़ के चल जाना, बोर्ड में वही आना है। जीआरपी शर्मा, ये मेरे टीचर रहे हैं, जीआरपी शर्मा, मैंने फिज़िक्स इन्हीं से पढ़ी है। हाँ, लेकिन सब मत खरीद के लाना, चाहे तो कंट्रीब्यूट करके चारों मिला के ले आओ, बहुत महंगी बुक नहीं आती, तो कोई एक खरीद लो, हो गया काम। फिज़िक्स का पेपर आसान है, तो राजस्थान बोर्ड वालों के लिए तो ऐसे है पेपर, और सीबीएसई वालों के लिए पढ़ो। नहीं नहीं, पढ़ूंगा तो सही, ऐसा नहीं है कि पेपर पूरा ही बाहर चला जाएगा तुम लोगों का, हवा में उड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑलमोस्ट तुम लोग को अभी जो घसीटूंगा ना मैं, इसके बाद पेपर तक लेके आऊँगा, कि तुम लोगों को बाद में जाने के बाद फील ही ना हो कि सीबीएसई ने कुछ पेपर भी दिया है, वो फील आनी बंद हो जाए। जानते हो ना, जो लोग मुझसे पहले से पढ़े उनको पता है, मैं पहले इतना पढ़ा के भेजता हूँ कि बोर्ड में जाकर लगता है ये पेपर के लिए इतने दिन से पढ़ रहे थे। ये फीलिंग आनी चाहिए बोर्ड में। हाँ, तो इतना ही एक्चुअली में इसका रीज़न है ना बेटा, ये चीज़ पहले मैं भी सोचता था कि यार राजस्थान बोर्ड का पेपर इतना आसान क्यों है, अब समझ में आता है क्यों आसान है, बहुत ज़रूरी है बच्चे। चक्कर क्या है कि आप में रह रहे हो, आप एक कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो आपको एक चीज़ फील हो रही है कि ठीक है पेपर इजी आता है, बट उस बच्चे के लिए सोचो जो बच्चा गांव में बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड में रह रहा है, उसके पास टीचर्स तक अवेलेबल नहीं है, वो बच्चा कैसे पेपर फाइट करेगा? ऐसा पागल जैसा पेपर आ जाए फिर क्या करेगा? सीबीएसई जैसे पूछता है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कैसे करेंगे?
आप सोचो, मैं 12th क्लास के कुछ रूरल बच्चों को भी देख रहा था, कुछ दिनों से चल रहा था मेरी क्लास। 12th क्लास के बच्चे, उन्हें मुझे रेजिस्टेंस तक समझाना पड़ता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो वो भी नहीं पता। तो वो कैसे कॉम्पीट करेंगे? तो इसलिए फिर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बताओ, ये ई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, ऐसे क्वेश्चन पेपर आता है फिर। और फिर इंग्लिश मीडियम से तो और मजे हैं। अच्छा नहीं यार, तुम लोग तो वो साइंस पब्लिकेशन की बुक भी नहीं खरीद सकते, वो तो हिंदी मीडियम की आती है। क्वेश्चंस कन्वर्ट करने पड़ेंगे हिंदी टू इंग्लिश। किस में कन्वर्ट किया तुम लोगों ने? चलो डन, समझ आया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट, above relation is derived for refraction through convex surfaces या convex surface। तो बेटा ये convex surface के लिए, और concave के लिए क्या होगा? तो मैं लिखवा रहा हूं, लिख लिया convex surface। but above equation can be used at concave surfaces। मतलब सेम इक्वेशन ही यूज होगी, अलग फॉर्मूला नहीं है। जैसे लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला था ना, कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों के लिए सेम था, वैसे ही। ठीक है, इजी। नेक्स्ट पॉइंट, above equation is applicable for real as well as वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये रियल और वर्चुअल दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड होता है। ठीक है, इन अबव इक्वेशन mu1 is the refractive index of इंसिडेंट मीडियम। इस वर्ड को अंडरलाइन करना, इंसिडेंट मीडियम। याद रखना, ये ऑब्जेक्ट का मीडियम वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मीडियम होना ज़रूरी नहीं है, इंसिडेंट रे का मीडियम है ये। ठीक है, इंसिडेंट मीडियम। एंड μ2 फॉर रिफ्रैक्टिव मीडियम। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर इमेज हो। Next point, if refractive index is if refracting surface is flat, then तो बेटा अगर रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्लैट हो, ना तो कॉन्केव है ना कॉन्वेक्स है, तो क्या होगा? एंड देन तो ये v और u रियल डेप्थ और अपारेंट डेप्थ बन जाएंगे फ्लैट सरफेस के लिए। याद है फ्लैट सरफेस कर रहे थे अपन, तो लिखो r विल बिकम इनफाइनाइट, और बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास निकल के आएगा इक्वेशन, इसी में लिख लो नीचे, v इज इक्वल टू
u अपॉन μ1 बाई μ2, μ1 अपॉन μ2, u अपॉन μ1 अपॉन μ2, और इसी को बोलते हैं अपन, v को बोलते हैं अपारेंट डेप्थ और u को बोलते हैं रियल डेप्थ। अब अगला पॉइंट के फॉर्म में लिखो, फोकल लेंथ ऑफ सिंगल स्फेरिकल सरफेस, फोकल लेंथ ऑफ अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। इसको पॉइंट की फॉर्म में जानबूझ के लिखवा रहा हूँ, इसी के लिए कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसमें दो फोकस आएंगे, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, अपन दोनों की बात करेंगे। तो पहले लिखो फर्स्ट फोकस, तो बच्चों इमेजिन करना, देखो मैं फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस इसमें ही बता रहा हूँ आपको। देखो पहला फोकस डेफिनेटली इस तरफ होगा, इसको मैं F1 नाम देने वाला हूँ, और दूसरा कहीं पे इस तरफ होगा F2, ठीक है। फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस का मतलब ये है कि जब सारे रेज इससे पास हो रहे हो, सारे के सारे रेज वो क्या हो जाएंगे, इसके पैरेलल हो जाएंगे सरफेस के अंदर। और सेकंड फोकस के लिए बाहर से मैं पैरेलल भेजूंगा और सारे के सारे कहाँ से पास हो जाएंगे, फोकस से। तो फर्स्ट फोकस के लिए लिखवा रहा हूँ, लिखो फर्स्ट फोकस में सबके लिए u कितना होगा, u कितना होगा सबके लिए, सोचो, सारे के सारे फर्स्ट फोकस से निकल रहे हैं, तो u आपका फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो u की जगह लिख दो F1, प्लस का या माइनस का, माइनस का, तो माइनस का F1। और v कहां पर होगा इसमें, ये रेज कहां मीट करेंगे, पैरेलल जा रहे हैं इन्फिनिटी पे, कहीं इन्फाइनाइट पे जाके मीट करेंगे, मुझे नहीं पता। तो v कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। अपने इक्वेशन में फॉर्मूले में रखो, u की वैल्यू आपकी F1 और v की वैल्यू इन्फिनिटी, सॉल्व करके निकालो क्या आ रहा है। अरे ये डब्बा बनाया ना अपन ने। अच्छा विराज, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ऑप्टिकल पावर डिपेंड्स अपॉन, मल्टीपल करेक्ट है, डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ, बोथ द सॉरी, पहला बोल दिया मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा बोल दिया फोकल लेंथ, तीसरा बोल दिया मैंने ऑप्टिकल सेंटर, और चौथा बोल रहा हूं मैं प्रिंसिपल एक्सेस। पक्का गलत हो गया, मल्टीपल करेक्ट बोले थे मैंने। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी बता रहा हूँ, देखो चलो, तो मैं यहाँ से आंसर बोल रहा हूँ, देखो आप लोगों का जो भी आ रहा होगा चेक कर लो। F1 इज इक्वल टू माइनस μ1r अपॉन μ2 माइनस μ1, क्या यही आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं सॉल्व करूँ। बेटा तुम लोग आज से बैल थोड़ी हो, बचपन से ही हो, कोर्स किया तुम लोगों ने, स्पेशलाइजेशन है तुम लोगों की, इसमें PhD मिल सकती है तुम लोगों को बैल होने पर। मैंने क्या बोला, u इज इक्वल टू क्या रखना, माइनस का F1, और v इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखो इसमें। तो μ2 बाय इन्फिनिटी माइनस μ1 बाय माइनस का F1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये ज़ीरो हो गया, डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे को F1 चाहिए था, बाकी सबको इधर भेज दो। तो r μ1 अपॉन μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू F1।
तो मैंने म्यू 1 माइनस म्यू 2 बोला था, माइनस बाहर नहीं आ जाएगा? म्यू 2 माइनस म्यू 1 बोला था। चेक करूं, पुस्तक ने तो गलत आंसर नहीं दे दिया। ठीक है अपना आंसर। तो इसे अपन बोलते हैं फर्स्ट फोकल, जो फोकस निकाला अपन इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ। इसका एक और नाम होता है ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ। अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ, मतलब F1 पूछ रहा है आपसे। दूसरा, आप सेकंड फोकस निकालना है। सेकंड फोकस कब होगा बेटा? जब सारे के सारे, अच्छा बता तो दिया मैंने, सारे रेस पहले पैरेलल में आ रहे हो, मतलब u इज इक्वल टू कितना दे रखा अगले क्वेश्चन में? u इज इक्वल टू गिवन है आपको, कहाँ से आ रहे हैं सारे? इन्फिनिटी से या माइनस के इन्फिनिटी से, एक ही बात है, ठीक है। और v इज इक्वल टू प्लस का F1, सॉरी F2 रख दो, चेक करो F2 कितना आ रहा है, निकालो। अरे उसका क्या चल रहा है, आपकी मित्र वो दीवा, थर्सडे को दुकान लगाई थी उसने, अभी तक बंद नहीं की। चेक करते हैं। हाँ बेटा, तो म्यू 2 आर अपॉन म्यू 2 माइनस म्यू 1, ठीक है। और अगर F1 अपॉन मतलब F1 F2 का रेशियो निकाले तो कितना आएगा? तो लिख दो फटाफट। अब निकालेंगे पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फोकल लेंथ निकाल ली, पावर कैसे निकलेगा? 1 अपॉन फोकल लेंथ। हाँ तो तुमने लेंस के लिए बोला ना, क्या पावर इसमें भी होता है? किसने कहा तुम्हें? तो मैंने क्या पूछा था? ऑप्टिकल पावर, बस। मैंने कहीं पे मेंशन किया था लेंस? अच्छा सर ने तो करवाया होगा इसमें पावर वगैरह, तो सर ने मैग्नीफिकेशन करवा दिया। अच्छा सर ने ऑब्जेक्ट लेके करवा दिया, दैट्स ग्रेट। ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब किया? आज घर वाले खुश होंगे। हाँ हाँ हाँ, रोज ऐसी क्लास हुआ करे, भगा दिया करे हम लोग, है ना। थके थोड़ी, थक थोड़ी गए, अब 7:30 तक झेलना है आपको। चलो 7:30, 7:45 तक क्लास है। बेचारी रोज क्लास होते भागती है, आज पहली बार रुकना पड़ा। अब तो रुकना ही है आपको, हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन। चलो बच्चों, तो इसके लिए आपको रिजल्ट निकल के आया म्यू 2 आर बाई म्यू 2 माइनस म्यू 1, ये आया F2 की वैल्यू। ये निकल के आया सबका। अगर मैं दोनों F1 अपन F2 निकालूं तो ये आ रहा है म्यू 1 बाय म्यू 2। अच्छा ये तो अपनी पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब मैं निकालना चाहता हूँ पावर, ऑप्टिकल पावर। तो याद होगा पावर कैसे निकाला जाता था? 1 अपॉन फोकल लेंथ करके, मतलब इसी का फॉर्मूला उल्टा कर देंगे, पावर निकल जाएगा। तो निकाल दो पावर फटाफट, P1 P2 जो भी निकालना तुम लोगों को। ऑप्टिकल पावर, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना कुछ करेक्शंस करने के लिए।
पहले निकाल लो, फिर उसमें कुछ करेक्शन भी करवाऊंगा। अरे आगे आगे जो पावर निकाल रहे हो ना, उसमें कुछ चेंज करवाऊंगा थोड़ा सा। एक बार F1 के लिए निकालो, एक बार F2 के लिए निकालो, P1 P2 दोनों निकलेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज के लिए। है है। अरे मैं ही करूँ क्या? हाँ तो बस कर दो फटाफट, लिखो तो। कर दिया। देखो बेटा, ये बचपन से जो आपको पढ़ाया जाता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ये 10th में पढ़ा है आप लोगों ने पावर का। तो बेटा ये पावर का फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है एयर के लिए, एयर के लिए वैलिड होता है, सबके लिए नहीं। अगर मीडियम कोई दूसरा है ना, तो पावर का फॉर्मूला होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट के लिए निकालना चाहूँ एक बार के लिए P1, तो क्या आता, P1 इज इक्वल टू μ1 बाय F1। और अब फॉर्मूले में रखो F1 की वैल्यू, तो देखो ये रिजल्ट निकल के आएगा, P1 इज इक्वल टू आई गेस R अपॉन μ2 माइनस μ1, सॉरी μ2 माइनस μ1 अपॉन R, μ2 माइनस μ1 बाय R। और ऐसे ही P2 निकालो, वो भी यही निकल के आएगा। ये निकल के आ रहा है, मतलब पावर एक्चुअली में इस चीज़ से ज़रूर इंडिपेंडेंट है कि मैं फर्स्ट की निकाल रहा हूँ कि सेकंड की। देखो दोनों का फॉर्मूला सेम आया है, ठीक है ना। तो पावर आपसे डायरेक्ट बोलेगा, वही नहीं पूछेगा कि मैं फोकल लेंथ के लिए बोल रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। सीधा सीधा μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, ये होता है पावर। और ये किस किस पर डिपेंड करता है, ये बात याद रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक छोटा सा आसान सा MCQ बन सकता है आप लोगों के लिए। पावर, ऑप्टिकल पावर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो बेटा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है और फोकल लेंथ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इजी लिखवाऊँ इस पॉइंट को, ध्यान रहेगा। तो मेरी कहानी आज की यहीं समाप्त होती है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, कॉनकेव सरफेस के लिए ये डेरिवेशन डिराइव करोगे। होमवर्क क्या है, यहीं करके जाओ, होमवर्क नहीं यहीं करके जाओ। मेरी तरफ से थैंक यू ऑल ऑफ यू। रिजल्ट सेम आना चाहिए। पावर एक्चुअली में P1 और P2 ये दोनों अलग अलग कहानी है। मतलब सॉरी, फर्स्ट पॉइंट के लिए अपन ऑब्जेक्ट के लिए निकाला पावर, फिर इमेज के लिए निकाला, बट रियल में ये दोनों से इंडिपेंडेंट है। तो सीधा पावर पूछेगा, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। हाँ तो इंडिपेंडेंट में यही कहना चाहता हूँ कि इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि मैं बाहर से पावर निकाल रहा हूँ तो कुछ और आएगा और अंदर से निकाल रहा हूँ तो कुछ और आएगा, ये इंडिपेंडेंट है। आज की रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई क्या? मुझे लग रहा है आज की रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई।